Good morning, everyone. Today, I am here in front of you, myself, Romavasi Siddiqui, and I am here in front of you because we are giving the live session conducted by Leo Group of Institution, and the three base motives or objectives of this particular session is, you can see over here, the career in arts stream, and the second one is the problems related to adolescence age, that is the age from 9 to 19 years, जो कि आपके बच्चे या हमारे बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं वो खुद भी हैं. थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम बात करेंगे कुछ जनरल जोग्राफिकल टॉपिक्स के बारे में जो मैं आपको समझाऊंगी, सब कुछ करूंगी. आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों से कनेक्ट हो सकें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जोग्राफी को लेके, एडोलेसेंस को लेके, पेरेंट्स भी उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ये लिंक ताकि वो अपना कैरियर आर्ट्स में ढूंढ सकें. मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में. ओके, गुड मॉर्निंग आवा मैम, हाउ आर यू? प्लीज़ शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए. अजय पांडे सर, गुड मॉर्निंग. युग मेहता, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जुगनू सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? टिल्टी मैम, that's very nice to see you, all of you here. I welcome all of you from the heart. Okay, Sarosh, how are you? Hi. Sanjeev Gautam, how are you? जिज्ञांश जोशी, गुड मॉर्निंग. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में. इस लिंक को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा, ताकि हर बच्चे को इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके, पेरेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके. जो कि प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस की, जो बच्चों में होती है, इस एज में आके बच्चों में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो जाती हैं. उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, मैं आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दूंगी. मेडिकल प्रॉब्लम्स का ऑफकोर्स मैं नहीं दे सकती, बट जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल या व्यवहारिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके मैं आपको सारा सोल्यूशन दूंगी. ओके, बेसिकली हमारे 3 टॉपिक्स हैं. मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग नए आए हैं, नए ज्वाइन कराए जिन्होंने. फर्स्ट टॉपिक हमारा है आज का कि हम आर्ट्स स्ट्रीम में अपना कैरियर ढूंढेंगे. लोगों को पता नहीं होता आर्ट्स में क्या है. लोगों को लगता है सिर्फ बीए करेंगे, आईएएस का एग्जाम देंगे, सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ख़त्म, बीए एमए करके कुछ और कर लेंगे छोटा मोटा. लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ऑप्शन है, मैं सब बताऊंगी. सेकेंड बात जो हम करेंगे वो हम कुछ ज्योग्राफी की कुछ जनरल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक जनरल जो आपको 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगी, आगे कॉलेज में भी काम आती है. इनफैक्ट जो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम में आती है. थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स. 9 साल से लेके 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डिस्कस करेंगे. आप मुझसे यहाँ पूछिए क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम है, आप पूछिए. जितना मुझसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगी. मैं फिर कह रही हूँ, ऑफकोर्स मेडिकल प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, लेकिन चीज़ आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए मैं सोल्यूशन ज़रूर दूंगी आपको. ओके, देन संजीव गौतम, हाउ आर यू? जिज्ञांश, भाग्यश्री, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? देन जिज्ञांश अगेन, गुड मॉर्निंग बेटा. हिता मैम, गुड मॉर्निंग. रवीना, वेरी गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. रॉबर्ट, गुड मॉर्निंग. अभय प्रताप, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. इस लिंक को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को, आसपास वालों को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके. जुगनू सर, आई एम फाइन, टू गुड. सनोबर, हाउ आर यू सनोबर? इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद योर सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है एडोलेसेंस को लेके, यू कैन आस्क योर मॉम एंड डैड टू ज्वाइन. हिरणदेव प्रसाद, गुड मॉर्निंग. हाँ भाग्यश्री, आई एम फाइन, हाउ आर यू? जनक व्यास, गुड मॉर्निंग बेटा.
ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि सबको, सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को अच्छे से फ़ायदा मिले इन सब चीज़ों का। मैं अभी आगे 5-10 मिनट में ये सेशन दूँ, और आप सबका जो भी नए ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार मेरी तरफ से वेलकम सबका। जतिन वैष्णव गुड मॉर्निंग, नयन शर्मा गुड मॉर्निंग, पूजा सिंह मैम गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। रानिया गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है तुम सबसे बात करके। असिता गुड मॉर्निंग, शिल्पा याग्निक मैम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम? नीता व्यास गुड मॉर्निंग। प्लीज़ शेयर द लिंक, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सबको कैरियर गाइडेंस मिलेगी, पर्टिकुलरली आर्ट्स में, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। बच्चे आमतौर पे नहीं आर्ट्स ऑप्ट करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। प्लस जितने भी पेरेंट्स हैं आप लोग ये लिंक और पेरेंट्स को शेयर करिए, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर चिल्ड्रन, ऑफ योर डॉटर्स, ऑफ योर सन, ताकि ये जो एडोलसेंस में बच्चे थोड़ा सा नेगेटिव वे में चले जाते हैं, हम उसे सॉर्ट आउट करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉर्ट आउट करने की। आशीष गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? करिश्मा मैम गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर। प्लीज शेयर द लिंक to the people who are right now to become in 11th standard, जो 11th standard में आने वाले हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लिंक शेयर करिए। प्लस एक जनरल जो 6 to 12 तक के पेरेंट्स होते हैं उनको भी शेयर करिए, बच्चों को भी शेयर करिए लिंक, सो दैट दे कैन सी। जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिलेगा सब लोगों को। ललित सर गुड मॉर्निंग, नितिन सर गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के लाइव सेशन में, और हमारे साथ इस लाइव सेशन में आप लोग सब बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आते आते ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एडोलसेंस वाला पोर्शन हम डिस्कस तो करते रहेंगे बीच में, बट लास्ट में कुछ टिप्स मैं पर्सनली भी आप लोगों को दूंगी जो कि आपके सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब बच्चे हमारे हाथ से थोड़ा सा लगता है कि छूटते हुए नजर आते हैं या जाते हुए नजर आते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम सबको बहुत बुरा लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो जाता है, या कहना चाहिए ट्रीटमेंट प्लस प्रिकॉशन हम लेना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले से ही इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि जो 6, 7, 8 के पेरेंट्स हैं वो भी ज्वाइन करें और सुने इन बातों को, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने फेस करी है आज के वक्त में बच्चों में उस तरह की टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये सब चीज़ों को फेस कर सकें। इनटॉलरेंस ज़्यादा है बच्चों में। पूर्णिमा मिश्रा, आई थिंक मोलश्री इट इज, गुड मॉर्निंग मोलश्री। थैंक यू नितिन सर। जसपाल सिंह गुड मॉर्निंग, कैसे हो? पूजा सिंह मैम, ऑफ कोर्स मुझे आप दिखती तो मुझे भी बहुत खुशी होती है अभी। हाउ आर यू? ओके, नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर कैरियर गाइडेंस के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आर्ट्स में हम लोग जब से हम आर्ट्स के बारे में सुनते आए हैं, हमने जनरली ये जो ऊपर 4-5 चीज़ें हैं इसमें से भी 2-3 के बारे में ही हम हमेशा सोचते हैं, इससे ज़्यादा हम कभी भी कुछ भी सोचते नहीं हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए, आर्ट्स में जो कैरियर है आज की डेट में बहुत वास्ट है। वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, तरह तरह की जॉब्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्ट्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखें, मोस्टली उसमें आपको आर्ट्स वाले ही मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, वो आर्ट्स वाले जो जाते हैं वो मोस्टली आर्ट्स को किसी मजबूरी में चूज़ करते हैं, या तो ये होता है कि भाई मुझसे नीट नहीं हो पाएगा, मुझसे इंजीनियरिंग वगैरह क्लियर नहीं हो पाएगा, इस वजह से लेते हैं। लेकिन आप लोगों को दिमाग से ये कॉन्सेप्ट पूरा हटा देना है। उसका रीज़न है कि आप जब मन से आर्ट्स को ऑप्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, तो आप उसको पढ़ेंगे भी मन से। आगे उसके लिए जो आपका कैरियर का फोकस होगा वो सब मन से होगा, पूरा फुल हार्टली होगा, जिससे कि आपको सक्सेसफुल होने में
और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी। अब हम लोग ये देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आर्ट्स का ऑप्शन जो आता है वो आता है सिविल सर्विसेज का। उसमें आपके IAS भी आ जाता है, RS वगैरह भी आ जाता है। RS हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हिसाब से। सेकेंडली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है बैंक PO। बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, बैंक में जॉब करने का जो एग्ज़ाम होता है, PO भी होता है, अलग अलग रैंक वाइज एग्जाम्स होते हैं, कुछ उनके इंटरनल होते हैं, कुछ वो एक्सटर्नल भी करते हैं। तो बेसिक जो एग्ज़ाम होता है दैट इज बैंक PO। ओके, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। इफ़ यू विल कंपेयर इट विद द नीट एंड ऑल, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ईजी पड़ता है। अन्नपूर्णा अग्निहोत्री मैम गुड मॉर्निंग। दिया जोशी गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद तुम नज़र आई हो यहाँ पे। एंड भाग्यश्री, ओह थैंक यू बेटा। ओके, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। प्लीज़ शेयर द लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ओके भाग्यश्री, थैंक्स अ लॉट बेटा। Okay, now we were talking about this thing, career in arts. The third option, what is given over here is SSC exam, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ऑफ कोर्स CBI एंड ऑल, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसका स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट होता है, स्टाफ सिलेक्शन काउंसिल कमीशन, यही नाम होता है इसका। इन्हीं एग्जाम्स की वजह से जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें सिलेक्शन होता है। तो इसमें एक्चुअली ये 4 टायर सिस्टम होता है। इसमें 4 तरह से एग्जाम्स होते हैं अलग अलग। इसमें कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि सिर्फ साइंस वालों के लिए होते हैं, साइंस फील्ड के लिए, कुछ इंजीनियर्स के लिए भी होते हैं, कुछ इसमें सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम होते हैं वो भी इसी में होते हैं। बहुत सारे एग्जाम आर्ट्स वालों के लिए होते हैं क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाके देखिए वहाँ आर्ट्स वाले ही नज़र आते हैं आपको। लेकिन वही बातें जो मैंने पहले कहा था कि वो थोड़ा सा बुरे मन से आर्ट्स में आते हैं। देन ये SSC एग्जाम बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, लेकिन आमतौर पे लोग इसकी डेप्थ में जाए बिना एग्ज़ाम दे लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, उसका सोच के आप थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। ये 4 टायर एग्जाम होता है, उन सब के अकॉर्डिंग आप जाएँ, पढ़ें। इसकी डिटेल सारी नेट पे दे रखी है। आजकल कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, आप ये चीज़ नहीं कह सकते। नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप इसके बारे में पूरी इसकी रिक्वायरमेंट पढ़िए, आगे फ्यूचर में क्या स्कोप्स है इन सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब्स का। इन डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स हैं वो भी रैंक वाइज है, ऐसा नहीं है किसी एक पोस्ट के लिए नहीं होते, अलग अलग रैंक्स के हिसाब से होते हैं वो। देन डिफेंस के एग्जाम्स, हमारे डिफेंस के भी एग्जाम्स होते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के, उसकी भी अलग साइट्स होती हैं, पोर्टल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आता है, चाहे नेवी की बात हो, आर्मी की, एयरफोर्स की, उसके अलग अलग एग्जाम्स है। उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ साइंस वाले ही जा सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिसमें ओपन फॉर ऑल है, उसमें सब लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एनहेंस करें, उसको बढ़ाएं, ताकि आपको पता होना चाहिए मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ। जब आप उस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो आप ब्लैंक ना हो, क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन आपका क्रिएट कर देता है वहाँ पे। राजकुमार गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? इस लिंक को शेयर करो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे आसपास उनको सबको। विधि भट्ट मैम गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर कमिंग, आई वेलकम यू। ओके यू लाइक दिस सब्जेक्ट, दैट्स वेरी गुड। आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इस पे ऐसा कोई इशू नहीं है। यू कैन आस्क ओवर हियर, आई विल रिप्लाई, मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है। बट बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। ओके हाय मोहम्मद समी जी, हाउ आर यू? प्लीज शेयर द लिंक। ओके नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट डिफेंस एग्जाम्स। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर डिफेंस में जाना है तो थोड़ा आप 9th स्टैंडर्ड के आसपास से सोचना स्टार्ट करिए, ताकि आप अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग रखें। हम डिफेंस में तो जा रहे हैं, फिजिकली हम फिट नहीं है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो आपको ज़रूरी है कि शुरू से आप फिजिकली स्ट्रांग रहें
और फिजिकल जब आप स्ट्रांग रहेंगे तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे. दैट्स एवरीबडी नोज दैट थिंग. नाउ नेक्स्ट कम्स योर रेलवे एग्जाम्स. रेलवे के भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, बहुत अलग अलग पोस्ट होती हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे होती है, पूरे इंडिया भर में सेंटर की जॉब होती है ये. एंड ये जॉब बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है. थोड़ा सा इसके लिए ऑफकोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा. पढ़ना तो हर चीज़ में, मैं फिर कह रही हूँ, साइंस के कंपैरिजन में इन एग्जाम्स में उतना नहीं पढ़ना पड़ता. नीट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता. नीट का अगर आप आधा पढ़ लें अच्छे से, उसका हाफ एफर्ट इसमें देते हैं, तो इनमें आपकी लाइफ ज़्यादा सिक्योर्ड भी है, ज़्यादा ईजी भी है, और एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट वाली जॉब है. आई एम नॉट सेइंग कि नीट में और उसमें डॉक्टर बनने में नहीं होती, ऑफकोर्स होती है, लेकिन जिस तरह से हमारी सोसाइटी या हम लोग खुद ही इन जॉब्स को बहुत लो लेवल का मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, ऐसा नहीं है. ये बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं. अगर आप लोग रेस्पेक्ट देंगे इन जॉब्स को तो ही दूसरे लोग रेस्पेक्ट देंगे. सोचने वाली बात है बिल्कुल. ओके, आशिमा मैम गुड मॉर्निंग. थैंक यू विधि मैम. गुड मॉर्निंग अश्विन सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया. कुमकुम गुड मॉर्निंग. कुमकुम, अभय प्रताप. Okay, I will tell you what is the process of being an archaeologist. First of all, take interest in history. Okay, I will explain it. Surely I'll explain it. Just wait for a while. Rachna ma'am, thank you ma'am. Good morning. कैसी हैं? Okay, Sumbul Zafar, good morning. How are you? Joining from Singapore. That's very good. Lakshman Yadav, good morning. ओके, जनक व्यास, यू वांट टू बी आईपीएस एंड यूपीएस एग्जाम आपको देना है, फर्स्ट रैंक लानी है, ऑफकोर्स पढ़ना है. और यूपीएससी के लिए और आईएएस आईएएस जो एग्जाम्स होते हैं, आरएस वगैरह, उसके लिए ज़रूरी है बेटा कि तुम बहुत मन से पढ़ो. मुंह बंद ज़्यादा रहना चाहिए, दिमाग चालू रहना चाहिए, पढ़ाई करो. पढ़ाई से मतलब सिर्फ ये बुक्स वगैरह नहीं, पूरी अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करो. जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो. किसी से भी न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़ देख के डिस्कस कर लो. अगर एक बार डिस्कस कर लोगे वो चीज़ तो लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे. अगर न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ देखी और बंद कर दिया तो वो याद भी नहीं रहती हमको. उसको पढ़ो, उसको डिस्कस करो, फैमिली में डिस्कस करो, फादर से डिस्कस करो, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इश्यूज़ तो फादर से ही अच्छे से डिस्कस करो. और जितना हो सके कंसंट्रेशन अपना बनाना सीखो. बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम, थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी है बस, बाकी you can do. I am sure, 100% sure. Okay, Ashima ma'am, thank you ma'am. Okay, thank you Ashwin sir. I will. Annapurna ma'am, good morning. Moksha Shah, good morning beta. How are you? This session is particularly for you people only right now. Beena Singh ma'am, good morning. ओके, वेरी नाइस. जनक, आप आराम से कर सकते हैं. आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए बस. यू कैन डू, आई एम डेड श्योर. कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको. कोई हेल्प चाहिए तो मेरी भी हेल्प लो. अभी फिलहाल 10th पे फोकस करो बहुत अच्छे से बेटा. पहले उसको अच्छे मार्क्स से कर लो. अपने आप अपनी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, मोटिवेट हो जाओगे, एंड यू कैन डू, आई एम श्योर. ओके गाइज, नाउ दीज आर द जनरल थिंग्स वॉट एवर वी हैव डन. अब तक का जो हम सुनते आ रहे थे उसमें से ये फर्स्ट 2-3 ज़्यादा कॉमन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटिल बिट न्यूअर थिंग्स, थोड़ी सी जो नई, अगर आप आर्ट्स ऑप्ट करके, आर्ट्स में मेनली जो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं राजस्थान में वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स. मोस्टली इसमें से कोई से 3 आपको चूज़ करने होते हैं. तो उनमें से अगर आप फाइन आर्ट्स को चूज़ करते हैं तो BFA कर सकते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक 2 तरह से बताया जाता है ये. एक तो होता है परफॉर्मिंग आर्ट होती है और एक क्रिएटिंग आर्ट, ऐसा कुछ होता है. तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाता है आपका ये सब म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, ड्रामाज, ये सारी चीज़ें. इनमें भी बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप होता है इन सब में. एंड सेकेंड वन इज़ योर लाइक कैलीग्राफी एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर.
ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका भी बहुत स्कोप है। बीएफए करने के बाद आगे आप इसमें डॉक्टरेट वगैरह भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट करके आप इसमें लेक्चरशिप के लिए भी जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है लेक्चरशिप करें, आप खुद भी आर्टिस्ट बन सकते हैं, अपनी आर्ट को दुनिया तक फैला सकते हैं, दुनिया को सिखा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। फाइन आर्ट्स तो एक बहुत वास्ट चीज़ है जिसमें कई तरह की आर्ट है। जो भी बच्चा आज की तारीख में थोड़ा सा भी क्रिएटिव है, फाइन आर्ट्स से बेहतर उसके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, अगर वो उसको अच्छे से पहले फोकस करे कि मुझे इसमें कौन से वाली चीज़ में जाना है, कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है, और उसको मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है आज की तारीख में कि बच्चों को मालूम नहीं होता मुझे करना क्या है। सब्जेक्ट ले लिया पर करना क्या है वो नहीं पता। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि आपका टारगेट आप पहले चूज करिए कि हमें करना क्या है। अगर कुछ बनना है, पेंटर भी बनना है, तो फोकस उस पर रखिए। अब हम कर तो कुछ और रहे हैं, बनना पेंटर है, या बन पेंटर है और करना कुछ और था, ऐसा नहीं। जो करना है उस पर फोकस करिए और उसी को आगे मूव करते जाइए, देखते जाइए। ओके, बीए ऑफ कोर्स हमें पता है, बीए भी उसी कैटेगरी का है। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी आज से 20-25 साल पहले से होता आ रहा है इंडिया में भी, लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है ज़्यादा। तो होटल मैनेजमेंट कैसा है? होटल मैनेजमेंट में कोई भी जा सकता है, बट होटल मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को बहुत ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत स्मार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट जो स्ट्रीम होती है, जो लाइन होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेंडी दिखना ज़रूरी होता है। हम खुद अगर किसी होटल में जाते हैं, अच्छे लेवल होटल में, छोटे वाले की बात हम नहीं करते हैं, अच्छे लेवल होटल में अगर हम जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि अरे ये तो यहाँ पर तो सब सिस्टम ही बेकार है, ये बंदे को तो बात करनी ही नहीं आती है, ये क्या है, ये ऐसा है वैसा है। वो चीज़ को, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू बी ट्रेंडी, यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी प्लीजिंग। हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। Okay, Bhagyashri, you will take arts. That's very good. I like that. And Yug Mehta. What are the both things you are liking? I cannot understand, but बताओ एक बार मुझे. Okay, Mohammad Sami ji, hi again. Hi Salma, how are you? Okay, Janak, you want to be CBI officer also? Then be very active, beta. Anushka Singh, hello, good morning, how are you? ओके, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग पूछते जाइए यहाँ पे, चाहे पेरेंट्स हो वो भी पूछ सकते हैं, कैरियर को लेके भी, एडोलेसेंस एज को बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें लेके भी आप पूछ सकते हैं। पूछिए, जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे इस टाइम को। बैठे नहीं रहिए, इस लिंक को जितना हो सके शेयर करिए आगे से आगे। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो भी आप लिंक शेयर करो, सो दैट दे विल कम टू नो अबाउट आर्ट्स, दे शुड नो अबाउट आर्ट्स। ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट में, आप यकीन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी दूसरी स्ट्रीम के बच्चे या दूसरी स्ट्रीम का कैंडिडेट आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, जबकि वहाँ ज़रूरत आर्ट्स की है। ओके, नाउ इन दिस वी कैन ऐड वन मोर थिंग, दैट इज मास कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू राइट, मास कम्युनिकेशन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें वो भी सबके लिए ओपन होता है। मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आप ज़रा सा गूगल पे डाल के देखेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। आप ट्राई करिए एक बार, उसको गूगल पे डाल के देखिए, बहुत डिटेल आएगी और ऐसा होगा कि इट विल लुक फैसिनेटिंग। आपको खुद को लगेगा नहीं 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 मुझे मास कम्युनिकेशन ही करना है। Okay, there is some technical error. Just wait for 2-3 minutes. We are doing it. Are you able to hear me, everyone? Just show
ओके, देयर इज सम टेक्निकल एरर, आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। हो सकता है शायद आप मुझे देख नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, और अगर देख भी पा रहे हैं तो भी 2 मिनट रुकिएगा। डोंट लीव द प्लेस प्लीज, इसको यहीं पे आप रखिए। अभी हम रिज्यूम कर रहे हैं इसको, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ नेट और समथिंग। जस्ट वेट फॉर अ वाइल एवरीवन, प्लीज डोंट गो। Okay, are you able to see me everyone? Just say yes over here or show your thumb. I think you are able to hear me and see me. Now, the next one, we were talking about mass communication. That is also a good line. You can find and search for it. The other one is your career in your law. जो law होता है, जैसे कि हम BA, LLB, LLB, ये जो LLM वगैरह होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, वो भी बहुत अच्छा कैरियर है, वो सबके लिए ओपन है, सब लोग उसमें जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि LLB वगैरह या LLM करने के बाद में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बहुत हर कंपनी के अंदर एक्चुअली जो LLB होता है, LLM होता है, ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड होता है आगे कि आपको कौन से वाली चीज़ चूज़ करनी है, चाहे क्रिमिनल उस पर जाना है, सिविल लॉज पढ़ने हैं, मर्केंटाइल पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अगर आप मर्केंटाइल वगैरह लेते हैं तो अलग अलग कंपनीज़ में ज़रूरत होती है, लॉयर्स सबको चाहिए होते हैं, हर जगह हर इंसान को लॉयर तो चाहिए आज की डेट में, यू ऑल नो। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है आप लोगों के लिए जाने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नेक्स्ट इज़ योर टूरिज़्म। जो गवर्नमेंट का हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसमें भी जॉब्स होते हैं, और वो भी जॉब्स गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं विद गुड सैलरी एंड ऑफ कोर्स रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। आज भी टूरिज़्म के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है जिस तरह की क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, वो क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स वर्क कराना है तो वो वर्क कराती है उन लोगों से ही। लेकिन टूरिज़्म के लिए अलग अलग तरह के सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं, कुछ डिग्रीज भी हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो आपको नेट पे सर्च करनी पड़ेगी। टूरिज़्म पे अगर आप कुछ सर्टिफाइड कोर्स कर लेते हैं तो आपको, अगर हम राजस्थान के पॉइंट से बात करें तो RTDC वगैरह में बहुत अच्छे जॉब्स हैं जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी नजर आती है, और आपको ऑफ कोर्स हम इंडियंस को फॉरेनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे मिलने का, उन्हें जानने का बहुत मौका मिलता है। और बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसका यहाँ पे राजस्थान में आई डोंट थिंक कि कहीं पे कोई कोर्स होता हो, पर बाहर के जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली, मुंबई वगैरह, बेंगलोर के, साउथ में भी हैं कुछ कॉलेजेस, उसमें कोर्सेज होते हैं और उसमें भी सीट्स वैकेंट होती हैं, बहुत आराम से एडमिशन मिलेगा। एंड आई थिंक बहुत हाई फाई फीसेस भी नहीं होती उन कोर्सेज की, पर एक सर्टिफाइड कोर्स करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, एंड इट्स अ क्वाइट गुड वन, इवन आई डू प्रिफर फॉर दैट। एंड गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की, राजस्थान की, जो ऑल ओवर हम देखते हैं, तो वो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, अगर आप जानते हैं सारे मॉन्यूमेंट, ताजमहल हुआ, इंडिया गेट, जो भी कुछ है, उसमें भी जॉब्स होते हैं, उनके भी केयर टेकर सॉर्ट ऑफ, एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट पोस्ट होती है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग तरह की पोस्ट होती है, और उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी एक्चुअली मॉन्यूमेंट्स में जो जॉब होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही निकालती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज और हिस्ट्री की क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो। अब बात आती है जिनको आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, जिन्होंने मुझसे पूछा था अभी, उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। अभी तो हमने ये जनरल पूरा का पूरा जो देखा है कैरियर का अपॉर्चुनिटीज़, वो हमने आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी। अब मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगी। ओके, okay, Abhay Pratap, if you want to ask, you can ask. Don't go for your personal jets. Just ask the thing over here to me. I'm here for you only. And Bhagyashri, be quiet for a while. This is not a class where you are pinching each other. Okay. Now, if we talk about history, अगर आप हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए
ज़रूरी है सबसे पहले तो आपके अंदर क्रेज़ होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर उस चीज़ को लेके थोड़ा क्रेज़ होना चाहिए कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। अब आर्कियोलॉजिस्ट सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ भाई आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, पर हिस्ट्री की ABCD भी नहीं आती है हमको, ऐसा नहीं। हिस्ट्री की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है तो आप हिस्ट्री में MA करिए, अच्छे मार्क्स से करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से करिए। कोई उसमें वो नहीं है कि MA हिस्ट्री करके कोई जॉब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। MA हिस्ट्री करिए विद गुड मार्क्स, फिर आगे जाके आप उसमें PhD के लिए अप्लाई करिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि आप आर्कियोलॉजिस्ट बन कैसे सकते हैं। आपने डिग्रीज ले ली, इसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एक डिपार्टमेंट ही है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस डिपार्टमेंट, आप इसकी डिटेल नेट पे देख लीजिएगा, उस डिपार्टमेंट तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंचाइए। वो अपनी रिक्वायरमेंट भी डालते हैं पर वो इतना ओपन नहीं होता आई थिंक। आप उसके पोर्टल पे जाके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दे दीजिए या देख लीजिए, अगर वहाँ से रिक्वायरमेंट है तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट उसके लिए आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें 2 तरह के काम होते हैं आर्कियोलॉजी में। पहला होता है कि आप रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं आप चीज़ों पे। दूसरा होता है कि आपको फील्ड वर्क मिलता है। 2 अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, एक पेपर वर्क पे होती है और एक प्रैक्टिकली फील्ड में जाती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी ऑप्ट करनी है या वो आपको कौन सा अलॉट कर रहे हैं। तो यू कैन सी ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इसका रास्ता आपको नहीं पता कि वहाँ तक कैसे जाना है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज़ पे पहुँचने का। आप गूगल पे एक बार सर्च करके देखिए, सब कुछ मिलता है उस पर। बट द थिंग इज कि कैसे, और मैं तो ये कहती हूँ कि आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिस डिपार्टमेंट का नाम नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, उस डिपार्टमेंट को कॉल अप करके पूछिए कि इसमें ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है। ये बच्चे खुद करेंगे स्टूडेंट, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट प्राइमरीली उनको ही मिलेगी। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट एवरीवन? नाउ सेकंड वन इज योर हिस्टोरियन एंड हिस्ट्री एक्सपर्ट। एक्चुअली हिस्टोरियन और हिस्ट्री एक्सपर्ट लगभग सेम सी चीज़ होती है। अब देखिए कभी भी हम कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम लोगों को हिस्ट्री को जानना तो पड़ेगा कि भाई हम सो एंड सो चीज़ एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सपोज हम अकबर और बीरबल का या अकबर की लाइफ के बारे में बता रहे हैं, कहीं पे एक पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या वो सब चीज़ें सही हैं। अगर वो सही नहीं है या सही हैं तो हमें इन लोगों से मिलना होता है, पूछना होता है कि ये हम कर रहे हैं, क्या ये हम सही कर रहे हैं। वरना आप लोगों ने देखा है कितनी मूवीज़ पे बैन लगता है। पद्मावत का नाम सुना होगा आपने, पद्मावत पे बैन लग गया, उसमें शायद कुछ ऐसा दिखा दिया जो नहीं दिखाना था। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इन लोगों से कंसल्ट करते हैं, मूवीज़ वाले भी मोस्टली, और जो सीरियल्स मेकर होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी इनसे कंसल्ट करके ही बनाते हैं। और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं तो वो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये चीज़ रियलिटी नहीं है, वो पहले से लिख देते हैं। लेकिन हर चीज़ जो कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ग्रुप इंस्टीट्यूशन को आगे फॉरवर्ड करनी होती है हिस्ट्री की, तो वो पहले इन लोगों से चेक कराते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जॉब होता है अपने आप में। और बहुत से लोग, बहुत सी जगहों पे तो इसकी एक पूरी पोस्ट ही होती है, पर्सनल भी होता है ये, और एक पोस्ट भी होती है, ऑनलाइन भी होता है ये सारा। अलग अलग साइट्स अपने हिस्टोरियंस को हायर करके रखती हैं। आप थोड़ा सा इसमें जाके देखिएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। आज टाइम इतना नहीं है, वरना मैं आपको बता देती सारी चीज़ें। आर्किविस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, एक्चुअली हमारे इंडिया में जितने भी म्यूजियम्स हैं उसको भी मैनेज करने का एक काम होता है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग जाते हैं म्यूजियम में, देख के आ जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं देखते आसपास की कौन है, क्या मैनेज कर रहा है, आपको हम क्यों देखें। बट वहाँ पे एक जॉब होती है, एक पोस्ट होती है म्यूजियम क्यूरेटर, जिसका काम होता है ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ये एक पोस्ट है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ म्यूजियम, कितना बड़ा म्यूजियम है। देन सेकेंड इज आर्किविस्ट, वही उसी म्यूजियम में आर्किविस्ट होते हैं, जिनका काम होता है म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं उन्हें संभाल के रखना, उन्हें टाइमली प्रिजर्वेशन देना, उनको टाइमली मेंडअप करना, उनको खराब हो रहे हैं तो सही करना या करवाना। उन सब लोगों का जो आर्किविस्ट जॉब होती है, आर्किविस्ट पोस्ट होती है, उसका काम ही यही होता है कि म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें हैं उनको संभलवा के अच्छे से रखना, ये उसकी ड्यूटी में आता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज हो, आपकी डिग्रीज वगैरह हिस्ट्री की हो। इन दोनों जॉब्स के लिए प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है मोस्टली, फिर साथ में MBA वगैरह भी ऐड हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूजियम्स रिक्वायरमेंट।
आप चाहें तो देख सकते हैं जाके म्यूजियम्स की साइट्स पे, वहाँ पे भी होता है, वरना किसी भी म्यूजियम के बारे में जहाँ पे डिटेल है वहाँ कॉन्टैक्ट करके पूछिए कि हाउ कैन आई बी दिस, व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन यू आर रिक्वायरिंग फॉर दैट। वैसे नेट पे मिल जाएगी, प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, दैट वॉज फॉर योर हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट कम्स योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी अनलिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, मैं बताती हूँ अभी आपको। ओके भाग्यश्री, यू वांट टू ज्वाइन सीबीआई? ओके, एक्टिवेट योर माइंड एज मच। थैंक यू जुगनू सर। निधि गुप्ता, शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताती जाऊंगी। जितना हो सके स्टूडेंट्स आप लोग आपस में शेयर करिए और लोगों को आने के लिए बोलिए, ज्वाइन करने के लिए बोलिए, जितना ज़्यादा आप लोग कह सकें इस चीज़ को। ओके, ज्योग्राफी में यू कैन बी कार्टोग्राफर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्योग्राफी की जो बेसिक डिग्रीज हैं वो तो लेनी ही है, कम से कम एमए ज्योग्राफी। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि एमए ज्योग्राफी के अलावा भी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में एक अलग तरह के कोर्सेज हैं जिनके बारे में अगर आप जो भी इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जाके देखिए कि एमए हिस्ट्री तो है ही सही, हिस्ट्री के उसके बाद में करने के लिए और कोर्सेज भी हैं जिससे कि आप आगे दूसरी लाइन चूज कर सकते हैं, जैसे कार्टोग्राफर, जीआईएस स्पेशलिस्ट। ये जो चीज़ें हैं इनके लिए अलग अलग कोर्सेज हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप इनको, जैसे जो लोग मौसम की जानकारी वगैरह हासिल करते हैं ना, वो जो पोस्ट होती है दैट कम्स अंडर दिस वन, जीआईएस। तो वो लोग पता लगाते हैं, उसके लिए आपको इसका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, कहीं कहीं आई थिंक डिग्री भी है इसकी एक, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा डिग्री को। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेदर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, उसकी भी पोस्ट निकलती हैं। पोल्यूशन एनालिसिस, पोल्यूशन एनालिसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी होता है, एनजीओस का भी होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी अपना पोल्यूशन एनालिसिस रखती हैं। देन हाइड्रोलॉजिस्ट, ऑफकोर्स पानी, नदी, इनके हिसाब से अंडरग्राउंड वाटर, इन सब की चीज़ों के बारे में। ज्योग्राफी में एक्चुअली चीज़ ये है कि अगर आप डिग्री करके आगे पीएचडी कर लेते हैं तो आप एक तरह से धीरे धीरे साइंटिस्ट लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था आप लोगों को, अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने इस चीज़ की डिटेल दी थी। और अगर हो सकेगा तो बाद में मैं इस लाइव सेशन के बाद इसमें वीडियो का लिंक भी ऐड करवा दूंगी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ओके, हाय सारा समा, हाउ आर यू? ओके, Hirandev, good morning, good going, okay, thank you बेटा। एंड प्लीज़ शेयर द लिंक, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको फ़ायदा मिले। और करो आप लोग लिंक शेयर, यू आर नॉट डूइंग। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपको आरएएस और आईएएस वगैरह में जाना है, आई थिंक जनक यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, आरएएस और आईएएस में जाना है तो पॉलिटिकल साइंस को स्ट्रॉन्ग बना लो। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस, जो प्रोपोर्शन होता है एग्जाम का, पॉलिटिकल साइंस पे ही बेस्ड होता है। दैट इज रिलेटेड टू योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, लॉज, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल, वो सारी जो डिटेल है वो पॉलिटिकल साइंस में आती है, जो कि आप 11th-12th में कॉलेज में पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड ही आपके आईएएस आईआरएस में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिक जो नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये आपका सॉलिड है तो आरएएस और आईएएस जैसे एग्जाम्स में भी आप बहुत इजीली कर पाते हैं, क्योंकि आर्ट्स को ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलते हैं आरएएस आईएएस में। कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते उसमें, अब बहुत स्कोप है, ये सब्जेक्ट नहीं लेना तो वो सब्जेक्ट ले लो, ये नहीं तो वो नहीं। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका आरएएस आईएएस काफ़ी आसानी से निकल जाएगा उसके लिए। बट मैं फिर कह रही हूँ, उस सब के लिए पढ़ने के साथ पर्सनालिटी को डेवलप करिए, दिमाग को खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको लेते जाइए और उसको डिस्कस करिए। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, एक बार डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ अगर हम होम साइंस की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट फॉर यू पीपल इन आर्ट्स। होम साइंस में भी बहुत स्कोप है। होम साइंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना बनाना ही सिखाते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्ट्स भी आती है उसमें, एक तरह की कैलीग्राफी वगैरह भी उसमें आती है, खाने पीने का तो ऑफकोर्स सही सही। अगर आप होम साइंस में आगे की डिग्रीज लेते हैं, उसके बाद में जो प्रोडक्ट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इवन जो हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि होम साइंस को लेके भी आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं,
ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं। होम साइंस भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी इन फ्यूचर बहुत स्कोप वाला सब्जेक्ट होता है। छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आमतौर पे लोग कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन उसकी ज़रूरत हर जगह होती है। वहाँ होटल्स में होती है। अगर आप इसमें बीए इन होम साइंस करते हैं और आगे एमए भी कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड होके, तो उसकी ज़रूरत होटल्स में होती है और हर जगह होती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी हर जगह चाहिए होता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो एमबीबीएस या उस हिसाब से बना हुआ होता है दूसरे सर्टिफिकेट कोर्स करके। अगर आप होम साइंस लेते हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग दैट थिंग। ओके, तो होम साइंस में भी बहुत स्कोप है, पॉलिटिकल में भी। ये सारी जो चीज़ें मेरी एक वीडियो में पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। Okay, if you have any problem, why don't you ask everyone? Only Janak and few people are asking. Just ask your problem, whatever it is. And even I am asking parents to ask their problem. बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ एडोलेसेंस के बारे में। देखिए, एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जो कि लगभग 9 ईयर्स से लेके 19 तक चलती है। WHO ने माना है कि 9 ईयर्स से लेके उसे हम 21 ईयर्स तक माने, क्योंकि 21 ईयर्स तक वो एडोलेसेंस वाली जो सिचुएशन होती है वो चलती होती है, बच्चों के अंदर वो चीज़ रहती है। अब देखिए होता क्या है, एडोलेसेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एडोलेसेंस में जो बच्चे लगभग आप मानिए 5th 6th क्लास से होते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ तो उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आने लगती है। स्टार्टिंग से बता रही हूँ, टिल 12th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक के बच्चों के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम जो दिखती दिखाती होती हैं, सेकेंडली साइकोलॉजिकल जो उनके दिमाग में चलती है, प्लस उसका जो रिएक्शन होता है उनके बिहेवियर में, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, होता क्या है इस एज में? इस एज में आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो थोड़े बदतमीज़ हो जाते हैं। आमतौर पे पेरेंट्स यही कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, दूसरों की सुनता है, दोस्तों की सुनता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो ये करते हैं कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग चलता रहता है उनका। बहुत सोचना, हर बात में सोचना, हर चीज़ में रिस्क लेने की आदत हो जाती है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, एक ये चीज़ हो जाती है। आप तो हर चीज़ में ही बोलती हो मम्मी पापा, आप तो हर चीज़ में ही बोलते हो। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो सब घरों में होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका जो बुरा असर है उसे हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। और एक होता है कि बच्चों की उस एज में चोट लगना, क्योंकि रिस्क लेते हैं, ये सब चीज़ें बहुत होती है। किन्हीं बच्चों को होता है कि गर्ल्स स्पेशली एक एज में आके थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। बॉयज़ में ऐसा होता है आमतौर पे कि बॉयज़ पतले हो जाते हैं, उनकी थोड़ी सी बियर्ड आने लगती है, वॉइस थोड़ी सी डीप होने लगती है, थोड़ी सी भारी भारी सी आवाज़ होने लगती है। ये तो जनरल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, एक जनरल उसका व्यू। और थोड़ा सा कहना चाहिए उनको कि दिमाग हर वक्त कहीं ना कहीं इधर उधर लगा रहता है उनका, पढ़ने में नहीं लगता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपोजिट सेक्स की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये भी एक कॉमन सी चीज़ है, कोई नई नहीं है। हर बात में गुस्सा। कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सुसाइड भी कर देते हैं उस चीज़ पे। सबसे बुरी चीज़ ये होती है। और इसके अलावा कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे आते हैं कि कुछ बच्चों की डाइट बहुत कम हो जाती है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि बच्चों की डाइट कम हो जाती है, बहुत से बच्चों की बहुत बढ़ जाती है, ओबेसिटी हो जाती है किसी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बुली होना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। देन एक एज में, इसी में 11th 12th वाली जो एज होती है, 9 10 11 12, उसमें आके बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। हर बात पे लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब कुछ चलता रहता है। ये हैं प्रॉब्लम्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि पेरेंट्स उन्हें सबसे बड़े एनिमी लगते हैं। ऐसा कहता है WHO कि दुनिया में अगर 6 लोग हैं तो उसमें से एक एडोलसेंट होगा, ठीक है। अब जो बचे हुए लोग हैं उस पर जस्ट अ मिनट, ओके, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको वेलकम वंस अगेन एवरीवन। आज हमारे 3 टॉपिक्स थे, एक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट आई विल डू इट वंस अगेन। आर्ट्स के स्ट्रीम के बारे में क्या क्या आगे स्कोप है, सेकेंडली हम एडोलसेंस पे बात कर ही रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे कुछ बेसिक्स ज्योग्राफी की आपको बताऊंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत काम में आएंगे। और बच्चे अगर देख रहे हैं तो 9 10 11 12 सबके लिए ये बहुत यूजफुल चीज़ें होंगी जो मैं बताने जा रही हूँ। देन
Okay, Robert, how can we motivate introvert child? Of course, I'll tell you, just wait. Everyone share it as much as you can. And okay, Robert, can you please give me your real name? Okay. देखिए, जो इंट्रोवर्ट बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर ये एक ऑल ओवर मैं बता रही हूँ, जब बच्चा 6-7 क्लास में आ जाता है उस वक्त से पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को मोटिवेट करें। होता क्या है कि आम तौर पे जिन घरों में मम्मी पापा ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ बच्चा दब जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फोकस होता है कि ये तो इतना ज़्यादा है, क्या मैं पहुँच पाऊँगा? अगर मम्मी पापा ज़्यादा एक्टिव हैं तो उन्हें चाहिए कि हर बात में बच्चे को साथ लेके चलें। साथ लेके चलने से यहाँ मतलब है जो भी चीज़ वो कर रहे हैं या बच्चा कर रहा है उसमें बच्चे को आगे, बच्चा अगर चुप ज़्यादा रहता है तो उसके साथ अकेले में खूब बातें करें, पहले खुद भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ये चीज़ बचपन से करेंगे तो ये इंट्रोवर्ट होने की नौबत ही नहीं आएगी। और इंट्रोवर्ट होने का एक बेसिक रीज़न होता है कि उस बच्चे में कोई कमी होती है जो उसको कमी लगती है। एक्चुअली वो कोई कमी नहीं होती है, उस बच्चे को वो कमी लगती है, तब वो इंट्रोवर्ट होता है, तब वो चुप रहता है। तो बचपन से ही आप उस बच्चे अपने बच्चों पे नज़र रखिए कि मेरे बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है या ये, क्योंकि देखिए मोस्टली बच्चे आज की जनरेशन वाले ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कम एक्टिव होते हैं। ओके, तो ज़रूरी ये है कि जो पेरेंट्स हैं, एक्चुअली एडोलेसेंट वाली जो चीज़ होती है उसमें मैक्सिमम पेरेंट्स और टीचर्स का ही रोल है कि वो बच्चे को एडोलेसेंट की एज से अच्छे से फ्लो करके ले जाए, उसे उसमें डूबने ना दे, धंसने ना दे बिल्कुल भी। तो जब बच्चा आपको ज़रा सा पहली बार भनक लगती है कि ये मेरा बच्चा, यहाँ इसको बोलना चाहिए था ये नहीं बोला, यहाँ इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए था ये नहीं करा, तो उसकी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत एडमायर करें, बहुत लाइक करें, इतना करें कि उसको एक तरह से काफ़ी हद तक अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे भी आ जाता है उसके हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है, उसको उस लेवल पे लेके आएँ, उसे उस लेवल पे पहुँचाएँ, क्योंकि ये पेरेंट्स और टीचर्स का ही काम होता है। क्लास में हम लोग भी देखते हैं कुछ बच्चे बहुत चुप रहते हैं, हम उन्हें ही ज़्यादा चांस देते हैं, बोलो किसके सामने इंसल्ट हो रही है, किसी के सामने नहीं, पहले हम अकेले में अपने साथ करवाते हैं, ठीक है बोलो क्या बोलना है, ये बोलना है वो बोलना है, सारी प्रैक्टिस करो, जब वो फुली प्रिपेयर होता है तब उसको पब्लिक के सामने ले जाइए। वो जो एप्रिसिएशन होता है टीचर का और पेरेंट्स का, मुझे नहीं लगता कि उस एप्रिसिएशन के बाद कोई भी बच्चा आसानी से इंट्रोवर्ट रहेगा, बट उसके लिए एक ही शर्त होती है कि शुरू से आप उस बच्चे को बोलने की, कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने के लिए उसको मोटिवेट करते रहें। होता यह है कि माँ बाप आमतौर पे पेरेंट्स लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो सिवाय बच्चे की कॉपी के कुछ देखते ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या नोट लगा क्या नोट नहीं लगा, वो एक अलग चीज़ होती है। पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लाइफ उसी से बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा उस बच्चे की अच्छी ज़िंदगी होना ज़रूरी है। कितना पैसा अर्न करेगा वो एक बात की बात है, उसके यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर स्ट्रेस है और पैसा बहुत अर्न कर रहा है, यूजलेस लाइफ है उसकी, वो पैसा उसके किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर है कि आप बचपन से बच्चों में लाइफ स्किल्स को डालिए। ठीक है, वह नंबर कम आए हैं, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम इंडियंस क्या, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या सोल्यूशन निकालते हैं, नंबर कम आए ट्यूशन लगा दो। अरे भाई, ट्यूशन लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, पढ़ेगा वो तभी जब उसके यहाँ पे शांति होगी, यहाँ उसका लेवल मेंटेन होगा, उसकी प्रॉब्लम यहाँ चल रही होती है। चाहे वो एडोलसेंट की ही बात नहीं है, छोटा बच्चा होता है तो भी उस बच्चे को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग चाहिए होती है, बहुत सपोर्ट चाहिए होता है पेरेंट्स का, जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को, जब बच्चा इंट्रोवर्ट दिखे तो आपस में कनेक्शन बिठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स और टीचर्स आपस में सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए हैं कि आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स और टीचर मिलके ही एक बच्चे की ज़िंदगी बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक जना अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों को मिलके ही प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है, एक दूसरे पे ब्लेमिंग नहीं करनी। इंट्रोवर्ट चाइल्ड के साथ भी यही चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए। रॉबर्ट, आई थिंक आप सेटिस्फाइड होंगे मेरे आंसर से, थोड़ा सा उसको और एग्जामिन करिए बच्चे को डिटेल में। ओके, ओके, अब हम जनरल एडोलसेंट की बात करते हैं कि एडोलसेंट वाले बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस करी होती हैं, हम सब जानते हैं, हमारे घर में हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक बच्चा तो होता ही है जो इस एज ग्रुप में होता है, खासतौर से जो बीच वाला एज ग्रुप होता है 15 to 18 के अराउंड वाला, थोड़ा सा 14 to 18 राउंड अबाउट, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उस एज में बच्चों के लिए
संभलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, WHO ये कहता है कि एडोलसेंट के अगर 6 बच्चे खड़े हैं, 5 खड़े हैं आई थिंक, 5 में से सिर्फ एक बच्चे को पता होता है कि मैं एडोलसेंट एज से गुजर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और वो एक बच्चा काफ़ी कंट्रोल्ड रहता है अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को लेकर। इस एज में हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, बच्चा बहुत अच्छी बुरी चीज़ों की तरफ जाता है, मैक्सिमम बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। तो WHO ने कहा है कि सिर्फ एक बच्चे को पता होता है 5 में से कि मैं एडोलसेंट एज में हूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है। जब हमें पता होता है कि मैं यहाँ से जंप लगाऊंगा तो मुझे ये चीज़ें होंगी, तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लूँगी उस चीज़ का कि हाँ मुझे कूदते वक्त ये ध्यान रखना है कि मुझे पैर ऐसे रखना है, वैसे रखना है, लाइक दैट। जब मुझे पता ही नहीं, मैं ऑल ऑफ सडन कूद रही हूँ, मैं गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, दैट्स इट। ऐसे ही एडोलसेंस एज में आने से पहले पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को इस एज के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस एज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स उस बच्चे को बताने चाहिए कि आने वाले टाइम में तुम इस एज ग्रुप से निकलोगे, तुम्हारे अंदर ये हार्मोनल चेंजेस होंगे, ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं, वॉटएवर। उसकी पूरी अवेयरनेस उस तक जानी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन उस बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि मैं एडोलेसेंट एज में हूँ, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे इतना गुस्सा आता है, तो मुझे अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है ये कि जो बच्चों को मालूम ही नहीं होती है आमतौर पे। ओके, सारा समा ओके। इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी आपको इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री ही करनी पड़ेगी। इसमें भी डिग्री होती है, बैचलर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, गुजरात से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से होती है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। Okay, please share the link again everyone. I request all of you to please share as much as you can. And now we were talking about adolescent age. तो देखिए adolescents वाले बच्चों को क्या होता है, 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, मोस्टली जो स्टूडेंट्स ही होते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हमें एक सेपरेट एंटिटी माना जाए, हमसे मम्मी पापा के बच्चे ही नहीं हैं। दैट्स ठीक है, होता है, सबको होता है, हमें भी हुआ होगा कभी ना कभी। ये एक उनके अंदर बेसिक चीज़ होती है। देन अब वो जो गुस्से के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, उनका जब एक्सट्रीम उनका गुस्सा हो जाता है, उस चीज़ को लेके वो उनको पता नहीं होता कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है। एक्चुअली बेसिक चीज़ क्या होती है, जब एडोलसेंट एज में हम होते हैं तो हम फिजिकली कई बार बहुत मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, काले गोरे, दाढ़ी आती है, किसी के बियर्ड नहीं आती है, किसी की मुस्टैच नहीं आती है। इन सब चीज़ों से वो बच्चा बुली हो, एटमॉस्फेयर से उसको उसके फ्रेंड्स वगैरह छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, बुली करते हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो बच्चा वो फ्रस्ट्रेशन घर पे लेके आता है। अब जब वो घर पे लेके आता है ये फ्रस्ट्रेशन, घर पे आने से पहले उसको मालूम होता है कि 2 लोग घर पे खड़े हैं डंडा लेके मेरी किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट निकालने के। तो मेरी पर्सनली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब बच्चा थोड़ा सा एडोलसेंट एज में आने लगे, 10-11 साल का होने लगे, तो उसको थोड़ा सा पैम्परिंग वाला एटमॉस्फेयर दें, थोड़ा कोजी बनाए घर के माहौल को। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी नेगेटिव चीज़ें उसके सामने हर वक्त बोलते रहें। एक्चुअली यही नेगेटिव चीज़ें जब हम बच्चे के सामने बोलते हैं तो ही वो बच्चा धीरे धीरे या तो इंट्रोवर्ट हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। और वो वायलेंस वो घर पे भी दिखाता है, अपने छोटे बहन भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को मार रहा है, लड़ाई हो रही है, वॉट एवर। गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऐसा ही होता है। गर्ल्स को अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव फील होता है, इन्फीरियर फील होता है, तो वो मोस्टली बिल्कुल चुप हो जाती है, कनेक्शन ख़त्म कर देती है, अपनी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं बताती। मैं पर्सनली सब पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से फ्रेंडली रहिए। लोग कहते हैं कि बच्चों से फ्रेंडली नहीं रहना चाहिए, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में जिस तरह के ये बच्चे हैं, जो इनका मेंटल लेवल है, आपको फ्रेंडली होना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रेंडली नहीं होते, सिर्फ उन पे शासन करने के लिए सोचते हैं, तो वो पेरेंटहुड नहीं होता। पेरेंटहुड का मतलब है कि बच्चे को अच्छी तरबियत देना, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करना। तो क्या सिर्फ डंडे की नोक पे ही हो सकता है ये सब कुछ? नहीं, आपको एज अ पेरेंट उसका फ्रेंड बनना है, उससे हर बात करनी है। बट इसमें भी एक चीज़ है, बातों की लिमिट तय करनी है आपको कि किस हद तक उससे बात करनी है। उसके अलावा जो आपको कंट्रोल आप चाहते हैं वो अपनी आइज़ से रखिए आप कंट्रोल। ज़रूरी नहीं है कि बुरा बोल के ही कंट्रोल किया जाए बच्चे को। बच्चे को मालूम होना चाहिए शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई फादर। ये गलत नहीं होते। एक्चुअली बच्चों को जब ये पता होता है कि इन्होंने ये गलती की है, ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं या ये कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़,
तभी बच्चा थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी कम करता है, प्लस वो आपकी बात को इग्नोर करेगा क्योंकि उसे पता है इनकी बात सही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बचपन से अपने बच्चे के साथ रहिए, उसको इम्पोर्टेंट फील कराइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार आप दे दो। लाड़ प्यार नहीं, उसको फ्रेंडली अपने से कनेक्शन बिठाइए उसका। आज की जो डेट है उसमें पेरेंट्स और बच्चों में कनेक्शन नहीं मिलता। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाया, ट्यूशन गए, वापस आए, होमवर्क करा, फ्री टाइम में भी कमरे में ही बैठे रहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सूत्र कहना चाहिए, पुराने लोग ये कहते थे, अभी भी मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में थोड़े टाइम पहले, कि जिस फैमिली के लोग पापा मम्मा बच्चे एक साथ मिलके खाना खाते हैं, एक साथ मिलके प्रेयर करते हैं और एक साथ मिलके प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, उस फैमिली की बॉन्डिंग कोई नहीं तोड़ सकता। ये 3 काम ऐसे हैं जब इंसान पूरे दिल से करता है ये काम। खाना भी हम बहुत मन से खाते हैं, प्रेयर भी और गेम्स भी। इन तीनों कामों में अगर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर करती है तो उस फैमिली की बॉन्डिंग कोई नहीं तोड़ सकता। तो शुरू से अपने बच्चे के साथ आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करिए अपने बच्चे को। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जब हम प्रेयर की बात अगर करते हैं तो प्रेयर करना महज ये नहीं है कि प्रेयर करा, बैठ गए और प्रेयर हो गई या टीका लगा लिया या नमाज पढ़ ली। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेयर का मतलब है कि बच्चे का कनेक्शन ऊपर वाले से जोड़िए, उसको ये बताइए, ऊपर वाले का डर मत बैठाइए, उसे ये बताइए कि देयर इज समबडी हु इज वॉचिंग यू। अगर हम नहीं देख रहे तो भी वो वॉच कर रहा है एंड वी हैव टू वर्क फॉर हिम, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। उसका कनेक्शन वहाँ अगर आपने फिट करा दिया तो आधी प्रॉब्लम तो यूँ ही सॉर्ट हो जाती है, जो कि आज की तारीख में नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत कम बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बैठते, पूजा में बैठते हैं, सब करते हैं, बेसिक नॉलेज किसी को नहीं होती। किसी भी रिलीजन में बहुत कम ऐसा होता है कि बेसिक नॉलेज हो, उसके मन में शांति हो, दिमाग में शांति हो, ऐसा नहीं होता। यही एक बेसिक रीज़न होता है क्योंकि उसे पता है मेरे मदर फादर भी ये सब कुछ नहीं कर रहे तो मुझे भी नहीं करना, क्या करना है। और जिस घर में आप लोग जानते हैं भगवान का वास नहीं होता वहाँ तो सुकून हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं एडोलसेंट की। एडोलसेंट बच्चे का कनेक्शन बिठाइए, उसके साथ में खेलिए कूदिए, उससे ज़्यादा अटैचमेंट रखिए, उसकी बात को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी बात को सुनिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह बच्चा, हम उठे, छुट्टी का दिन, 8 बजे 9 बजे तक बच्चा नहीं उठ रहा, हम सबसे पहले कहते हैं सोता रहता है दिन भर सुस्तों की तरह, कुछ काम नहीं है इसको, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, और एक इतना लंबा लेक्चर आधे घंटे का हमारा चालू हो जाता है। ये हम सब करते हैं और हम सब ने सुना भी है, लेकिन हम सब करें नहीं है। बच्चा अगर सो रहा है एक संडे के दिन तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है उसको, और ख़ास तौर से उसको उठाने के लिए आप ये बुराई कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। उसको समझाइए, मैं बताती हूँ कैसे समझाइए, जस्ट वेट। थैंक यू अजय सर। रेनू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू हैव ज्वाइन फ्रॉम जयपुर, दैट्स वेरी गुड मैम, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एडोलसेंट के बारे में सबसे पहले रेनू मैम मैंने आपसे ही सुना था फर्स्ट टाइम 6-7 ईयर्स बैक, उससे भी पहले की बात है बल्कि। ओके ना, अगर हम एडोलसेंट्स के बारे में और बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो एडोलसेंट के जो एज के बच्चे होते हैं उनसे पेरेंट्स ज़्यादातर कंप्लेंट्स करते हैं, इवन हम टीचर्स भी। टू बी वेरी फ्रैंक, उस एज के बच्चों से हम सीधे डंडा लेके ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है। जब से वो एज स्टार्ट होती है तब से जब तक एंड आता है उसका, उस बीच में वो बच्चा एक तरह का आपके बिहेवियर का मिरर होता है। आप जिस टोन में उससे बात करेंगे उस टोन में उसका रिप्लाई आएगा। ये एक फैक्ट है, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं पेरेंट हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ। आप जिस टोन में, आप सड़क पे चलते हुए बच्चे को भी देखिए, आप जिस टोन में उससे बात करेंगे उस एज वाले बच्चे से, वो आपको उसी टोन में उसका जवाब पकड़ाएगा। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि उनसे थोड़ा लो पिच में बात करें, थोड़ा उनको सुने। इस एज में बुरी आदतें भी लग जाती हैं, लेकिन उसको डांटने से या मारने से सोल्यूशन कभी भी नहीं निकलता, आज तक नहीं निकला। मारने से तो कभी निकला ही नहीं है। हम जानते हैं वायलेंस किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, और ये वायलेंस में ही काउंट होता है। तो जब बच्चा घर आता है आपका स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार उसको एक नज़र देख के स्माइल दीजिए। उसे पता होना चाहिए कि घर में कोई है, मेरा घर मेरे लिए सेफ है। घर में आके उसे सेफ फील होना चाहिए, रिलैक्स फील होना चाहिए। आमतौर पे नहीं होता। हम लोग आते ही कह देते हैं 6-7 बच्चे, कॉपी निकाल के, ये नोट डल गया, वो नोट नहीं। आइए, बिठाइए, स्माइल देखिए, उससे पूछिए कैसा रहा दिन,
कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे प्रॉब्लम पूछिए, उसको सोल्यूशन बताइए, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स बताइए उसको कि मेरे साथ भी ये हुआ था तो मेरी मदर ने मुझे ये सोल्यूशन दिया था, अपन करके देखें इस तरह से इसको। वो बच्चा खुद कहेगा कि अगर पेरेंट ने करा है तो मैं भी करके तो देख सकता हूँ एटलीस्ट। उसको स्माइल दे के, इवन मैं फादर्स से भी कहती हूँ, हमेशा घर में जब भी आप रहें बच्चों के सामने एक छोटी सी स्माइल बच्चे को ज़रूर पास ऑन करें। ये प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसे आप सोचेंगे सुनेंगे बात को, तो आप जब करके देखेंगे इस चीज़ को तो ये साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है बच्चों के ऊपर ये चीज़ें, कि मेरे पेरेंट मेरे हैं, मेरी बात भी सुनते हैं। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि बड़ा बच्चा उस एज में होता है तो हम उसको छोटे से कंपेयर करने लगते हैं, देख तेरा छोटा वाला भाई तो इतना अच्छा पढ़ रहा है, वो करता है क्या ऐसी बदतमीजी जैसे तू कर रहा है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, सोता रहता है, वट। एक तो ये कंपैरिजन कभी भी ना करें, भाई बहनों में आपस में बहुत बड़ा गैप आ जाता है इन सब चीज़ों को लेके, ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें आप समझ सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें ना करें। दूसरा, उस बच्चे को जो इस एज में है, आपको और हम टीचर्स को मिलके ही उससे बाहर निकालना है, तो घर पे आप उसे सपोर्ट करिए, उसकी प्रॉब्लम जानिए, उसकी प्रॉब्लम्स में रूट में जाइए। बेसिक प्रॉब्लम हमें पता है कि एडोलसेंट है, लेकिन उस एज में क्या होता है, छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगनी है, ये एक तरह का कहना चाहिए इमोशंस का तूफान होता है अंदर। कई बार होता है लड़के हैं लड़कियां हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं पर्सनल ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है, कुछ पेरेंट्स प्रेफर कर लेते हैं इन चीज़ों को, कुछ बिल्कुल नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत रास्ते पे, मारपीट ना करिए, बैठाइए, समझाइए, उस चीज़ जगह तक जाने के लिए जो रास्ते हैं उन्हें थोड़े दिन बंद करिए। थोड़ा सा वक्त लगता है, इन चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, कोई इंस्टेंट बटन नहीं होता कि किसी का बॉयफ्रेंड बना या गर्लफ्रेंड बनी, आपने बटन ऑफ करा और चीज़ खत्म हो गई, नहीं। यहाँ ब्रेन को वॉश करिए, उस बच्चे का दिमाग कहीं और लगाइए। इस एज में बहुत एनर्जी होती है बच्चों के अंदर। CBSE और जितने भी ह्यूमन के डिपार्टमेंट हैं, ह्यूमन मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो सब ये कहती हैं कि इस एज के बच्चों को कम से कम 1 घंटा फिजिकल बहुत डीप एक्सरसाइज, कोई डीप वर्कआउट करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी रिलीज़ हो। एक्चुअली एनर्जी ज़्यादा होती है, करने के लिए कुछ नहीं होता, बैठ के सपने देखते हैं तो इधर उधर दिमाग भटकता है। हम लोग जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही वाली चीज़ें अप्लाई होती है। तो उन बच्चों को आप अपने साथ भी करिए। स्कूल्स भी मैक्सिमम एक फिजिकल का तो पीरियड रखते हैं 40 मिनट्स का, काफ़ी एनर्जी वहाँ रिलीज़ हो जाती है। स्टिल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप पर्सनली अपने तौर पे अपने बच्चे को किसी गेम में इन्वॉल्व करिए, किसी भी गेम में उसकी ट्यूशन्स दिलवाइए, उसकी कोचिंग करवाइए। मैं जानती हूँ आजकल बहुत कम वक्त मिलता है बच्चों को क्योंकि बहुत ट्यूशन्स वैसे ही होती है उनके पास, फिर भी फॉर हाफ एन आवर अगर आप कोचिंग नहीं करा सकते तो आप पर्सनली कुछ कराइए उनको फिजिकल। उससे क्या होता है, उनका जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ये दूसरे जो खेलने के बाद प्रोड्यूस हुए हार्मोन्स होते हैं वो उसको बैलेंस कर देते हैं। प्लस बच्चा जब थकता है तो सुकून की नींद सोता है, नींद जब अच्छी आती है तो वो ऑटोमेटिकली सुबह फ्रेश उठेगा। इस एज में एक बेसिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, इंसोम्निया, बच्चों को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है, उसके अलावा ये होता है कि वो दूसरी एक्टिविटीज़, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों में बहुत बिजी हैं बच्चे, आप लोग जानते हैं। उस पर नज़र रखिए बस थोड़ा सा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ वही चीज़, नज़र रखते हैं, नज़र रखिए, खामोशी से रखिए, कुछ गलत दिखता है बैठ के बात करिए। अब होता ये है कि आपने देखा कि बच्चे ने किसी गलत तरह का वीडियो देखा, ठीक है, देखा, ज़रूरी नहीं है उसका मोबाइल ले लिया जाए उसी वक्त उसका डंडा लगा दिया जाए। उसको बिठा के समझाइए कि ऐसा है, यू आर वॉचिंग दीज थिंग्स, ठीक है, कोई बात नहीं, मार नहीं रहे हैं तुम्हें, पीट नहीं रहे हैं, बट द थिंग इज़ ये चीज़ कोई गलत नहीं है, बट योर एज इज़ रॉन्ग फॉर दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें, ये सब वीडियोज़ आप बाद में देखो, इस एज में आपका काम है करियर बनाना। आपका मन होगा ये सब देखने का, बट यू हैव टू कंट्रोल। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस बच्चे को, उस एज के सारे बच्चों को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ लेके जाइए। योगा जो है वो मेंटल पीस के लिए और फिजिकल आराम के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, उन्हें मेडिटेट करवाइए। जब एक बच्चा पूरा मेडिटेशन करना सीख लेता है तो उसके भटकने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उन्हें ये चीज़ बताइए कि ये कोई गुनाह नहीं किया तुमने ये चीज़ देख के, बट द थिंग इज़ अभी तुम्हारी एज नहीं है ये देखने की, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा देखने का मन होगा, पर अवॉइड करो। मैं तुम पे बार बार नज़र नहीं रखूँगी, ये तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम्हें अपने आप को रोकना है इस चीज़ से। कैसे रोकना है ये तुम जानो। अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है बेटा कि हम लोग मोबाइल ले लेंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप खुद पे कंट्रोल। बच्चे को इस एज में, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है उसको। लेकिन ये ले वाली जो मामा होती है उसकी तरह हर गलती छुपा ली जाए, हर गलती को छुपा के ढका के पापा तक नहीं पहुँचाया जाए। गलती देखिए क्या है, मदर फादर दोनों मिलके बैठ के डिस्कस करिए।
जब बच्चे को ये लगता है कि मेरी मदर मेरे फादर को कोई चीज़ नहीं बताती है तो वो गलतियों पे गलतियाँ करता है। जब ये लगता है कि मदर फादर दोनों मिलके बैठ के डिस्कस करते हैं तो मतलब मेरी पोल पापा के सामने भी खुलेगी। वो बात अलग है कि मुझे डंडा नहीं पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, स्टिल पापा के सामने डिस्कस तो होगा। ये मैं सिर्फ लड़के बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात कर रही हूँ। बैठ के डिस्कस करिए, उन्हें समझाइए, प्यार से समझाइए। ज़रूरी नहीं है कि डांट के, गाली गलौज से और इस तरह से होता, कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है इससे। ओके, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू वंस अगेन। अनीता पुरोहित जी, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले इन सब चीज़ों का। प्लीज़ डू शेयर द लिंक एवरीवन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ask your parents to join and ask question if you want. And okay, now अच्छा होता क्या है, जब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने लगती है एडल्ट वाले बच्चों के साथ में तो पेरेंट्स उन्हें कंसल्टेंट के पास लेके जाते हैं। जबकि वो बात आमतौर पे कंसल्टेंट जो होता है वो बच्चे को 10-15 मिनट से जानता है। हाँ, दो ही और शी इज़ हैविंग डिग्रीज, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फादर से ज़्यादा कोई अच्छा कंसल्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वो ज़िंदगी जी के आ चुके हैं, लाइफ के इस एज पे पहुंच चुके हैं, अराउंड 40 और 50 जो भी वक्त, उस एज पे आके हम खुद अपने आप में एक कंसल्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस से सीखा है, हमने डिग्री से नहीं सीखा, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। और होता क्या है, बच्चे मम्मी को तो इग्नोर कर देते हैं घर में, पापा से डरते हैं, तो वो बात किससे करेंगे, वो बात करते हैं अपने दोस्तों से। अब दोस्त जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, अच्छे सीखते हैं वो लोग उसमें, फिर हमें बुरा लगता है कि वो दोस्तों में जाके बैठा रहता है दिन भर। सबसे पहली चीज़ है, दोस्तों पे आप देखिए, दोस्त की जो बच्चे की जो कंपनी है वो कैसे, किस तरह के बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से भी मिल के रखिए, ताकि एक दूसरे के घरों की बातचीत भी थोड़ा सा पता लगे किस लेवल के हैं आपके बच्चे के फ्रेंड्स। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से ये बताएं कि तुम्हारा ये फ्रेंड है तो अच्छा, इसमें ये छोटी छोटी सी कमियां हैं, तो इसको थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा देखो बेटा, या तो उसको सही करवाओ या थोड़े दिन उसको अवॉइड कर दो। हालांकि बच्चों के लिए फ्रेंड छोड़ना बहुत किसी चीज़ होती है। उसके दोस्तों की बुराई ओपनली उसके सामने मत करिए, ये एक और कारण मिल जाएगा उसे आपसे नफरत करने का। उस एज में लिए सबसे बड़े दुश्मन ही माँ बाप होते हैं, क्योंकि वो सही चीज़ सिखाते हैं, और वो जो सही चीज़ होती है वो उस वक्त अच्छी लगती नहीं है हमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मम्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन जो मदर होती है, आमतौर पे एक मदर जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है किसी भी वजह से, सबकी फैमिलीज होती हैं, कहीं कहीं बहुत एजुकेशन भी होती है। अब जब मदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती है तो फादर लोग क्या करते हैं, ये मैंने बहुत से घरों में प्रैक्टिकली देखा है, फादर अपनी वाइफ को बच्चों के सामने डांटता है, कई बार फिजिकल अब्यूज़ भी हो जाता है, मारपीट भी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। कई बार हर चीज़ में जो फादर है थका हुआ है, नींद में करता है घर में, ये वो खाने में हर चीज़ में, तो वो जो चीज़ होती है वो बच्चा देखता है कि ओके मेरी मम्मी की तो पापा भी वैल्यू नहीं करते, देन व्हाई शुड आई, मैं क्यों वैल्यू करूँ, कर रहे तो मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वैल्यू करने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी फादर हैं, मदर दोनों, कई बार उल्टा भी होता है सीन इसमें, मदर फादर दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें बच्चे के सामने। आपको लड़ना है आप अलग जाके लड़ लीजिए, आमने सामने रेस्पेक्ट करिए। अगर एक रेस्पेक्ट नहीं करेगा सामने तो दूसरा भी बोलेगा, दैट्स सो ऑब्वियस। आपको ज़रूरी है कि एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ शायद मेरी इस वजह से मेरे फादर उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या मेरे फादर कुछ हैं इस वजह से मम्मा अप्रिशिएट कर रही है, तो मतलब मुझे इनको सुनना चाहिए, इनकी बात को मानना चाहिए। मैक्सिमम घरों में यही होती है, मम्मी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, मदर जो होती है वो बिल्कुल इनवैल्यूएबल चीज़ होती है घर में। तो उसकी वजह से बच्चा दिन भर रहता तो मदर के पास ही है, पर मदर का कंट्रोल। फादर आते हैं रात को, अब वो जब रात को आते हैं तो आए, खाना खाए, सो गए, खत्म हो गई बात, बच्चे से तो इंटरेक्शन हुआ ही नहीं किसी भी तरह का, कुछ बात ही नहीं हुई। जब भी ये देखेगा कि मेरे फादर तो मेरी मदर को पोक करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, तो शी इज़ नॉट वैल्यूएबल। इस चीज़ को ख़त्म करिए। फैमिली में एक अच्छा माहौल मिलने से ही एक बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, अच्छी तरबियत होती है, लालन पालन प्रॉपर होता है उसका, पूरी तहजीब और तमीज़ के साथ। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें और मैं इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहूँगी कि सबसे
सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बच्चे के अंदर आप प्रेयर्स की हैबिट डालिए। यस रेनू मैम, थैंक यू। पेरेंट्स एक्ट एज फ्रेंड रेदर देन अथॉरिटी, बिल्कुल सही बोला है मैम ने। पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये बच्चे कोई हमारे गुलाम नहीं है कि जो हम नचा रहे हैं इधर से उधर, अपने हिसाब से चला रहे हैं, डंडा लगा। लेकिन डंडा लगाने की नौबत भी आती है तो वहाँ डंडा भी लगाना पड़ता है। पर इनिशियल स्टेज में अगर आपने डंडा लगा दिया, बुरा बोल दिया, मार दिया, तो फिर बात के लिए के पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय हाथ खड़ा करने के, हैंड्स अप। आप खड़े रहेंगे, तमाशा देखेंगे और बच्चा निकल जाएगा गलत रास्ते पर। उसको रोक के रखना पेरेंट, खासतौर से बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ। इस एज में बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं जिनको थोड़ी स्मोकिंग वगैरह की आदत हो जाती है। ज़्यादा हाई लेवल पे हम देखें तो ड्रग्स की भी हो जाती है बड़े लेवल पे। हमारे यहाँ फिर भी सेफ है, अभी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए फादर को चाहिए कि वो बाहर जाते हैं, बाहर से अपने बच्चों की खबर रखें, सुनाए नहीं, बातचीत करके उन्हें समझाइए। बेस्ट तरीका होता है बच्चों को स्मोकिंग के लिए समझाने का। उन्हें इस एज में क्या होता है, इस एज में अच्छा दिखने का शौक होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने का। तो उन्हें एक दो पिक्चर्स वो दिखा दीजिए जिन बच्चों को या जिन लोगों को टोबैको खाने के बाद ऑपरेट किया है या एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से उनको कहीं कैंसर हो गया है, उसको ऑपरेट करेंगे जो पिक्चर्स होते हैं वो दिखा दीजिए आप उनको। वो ऑटोमेटिकली दोबारा सिगरेट को या टोबैको को, ऑफकोर्स जर्दा जिसको हम कहते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी मच ब्यूटी कॉन्शियस एट दिस पर्टिकुलर एज। ये दिखाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो खुद भी थोड़े से इंफॉर्मेटिव रहें, ट्रेंडी रहें, ताकि बच्चा आपको इन्फीरियर नहीं आके होता ये मम्मी अरे आपको नहीं आएगा, अरे पापा आपको नहीं आएगा, तो मुझे ही आता है। आपको भी इन्फॉर्मेटिव उतना ही रहना है। हाँ मैं मानती हूँ हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं रह पाते, हमारी जिम्मेदारियाँ दूसरी हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उतना तो हो जाएं कि उस बजाय, ताकि वो हमें उस लेवल पे समझ के बात कर सके। बच्चे को जानना ज़रूरी होता है कि मेरे माँ बाप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो मैं इतनी देर से बता ही रही हूँ आपको। देन कंपैरिजन नहीं करना है हमें कभी भी किसी भी बच्चे का किसी से। बच्चे को टच थेरेपी दीजिए। हाथ जो पकड़ना होता है ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। ये बेटी है अगर तो मदर उसका हाथ पकड़ के बात करे, अच्छे से बात करे। बेटा है तो फादर कभी कभी तो बैठ के उसका हाथ पकड़ के पूछे और बेटा कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। एक ये सेंटेंस आपको उसका आप जब बोलेंगे तो उस बच्चे को इतना अच्छा फील होगा, वो इतना सिक्योर्ड फील करेगा, मे भी इमोशनल होके बहुत सी चीज़ें आपको बता दे जो वो नॉर्मली नहीं बताता था। ओके उषा मैम, वेरी नाइस टू सी यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वंस अगेन। ओके नाउ बच्चे के सामने ही आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी बताइए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स मत गिनाइए, उसके जो से वो भी उसको बताइए। इस एज में अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। 10 पॉजिटिव पॉइंट्स बता के एक नेगेटिव पॉइंट अगर आप बता देते हैं तो वो बच्चा सुने, तुम में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, देखो तुम ये भी हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ये जो सारी क्वालिटीज़ आप बताएंगे। और बेटा ये एक प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, क्या भाई ये चीज़ है कि तुम बुरा बोलते हो या तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, गुस्सा करते हो, ये आदत छोड़ दो तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे। इस तरह से समझाइए। ये नहीं कि सीधे चालू हो गए, नहीं 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 भाई तुम तो बहुत बेकार हो, तुम्हारा तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके एवरीवन प्लीज शेयर द लिंक। कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं आप लोग ज़्यादा, प्लीज़ जितनी हो सके प्रॉब्लम पूछिए, चाहे कैरियर गाइडेंस के लिए पूछिए, वेदर यू वांट टू आस्क अबाउट एडोलेसेंस यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू आस्क द प्रॉब्लम्स। आई नो यू पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम, पेरेंट्स को भी है, बच्चों को भी है, व्हाई डोंट यू आस्क एवरीवन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस। अच्छा कुछ बच्चों में होता है इस एज में खाने की आदत खराब हो जाती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत नखरे हो जाते हैं। तो देखो एक दो चीज़ नहीं खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक दो चीज़ ही खानी है, उससे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो परमानेंट नखरा डेवलप हो जाता है बच्चे में, प्लस उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरू से ही बच्चा जब से समझदार होता है तब से उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हर चीज़ खाते हैं तो मुझे भी खानी है। होता यही है मैक्सिमम। आप देखिए कुछ तो हमारे जीन्स में आता है, जिसे हम लोकल में यूँ कहते हैं कि हमारे खून में आता है। कुछ लाइक्स डिसलाइक्स तो हमारे खून में आती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सिर्फ देख के आती हैं, और पर्टिकुलरली इस एज में तो वो आती है कि मुझे इंपॉर्टेंट फील कराओ, मैं ये नहीं खाऊंगा मेरे लिए वो बना दो, मैं ये नहीं खाऊंगा मेरे लिए वो बना दो। और वो जो वो बना दो है वो एक ही चीज़ या दो चीज़ होती है। ऐसे केस में पेरेंट्स को चाहिए आगे जाके बच्चों से पूछें, बेटा हम लोग तो ये बना रहे हैं, आपके लिए क्या बनाओ।
एक बार जवाब देगा, 2 बार जवाब देगा, क्योंकि उसको डे ड्रीमिंग करनी है, उसके बाद बहुत कुछ है करने के लिए, ये सोचने के अलावा कि क्या बना दो। 2-4 दिन वो जवाब देगा, अगली बार से कहेगा ठीक है मम्मी जो आपको देना बना दो आप, ताकि आप उससे कह सकेंगे बाद में ये चीज़ को कि मैंने तो पूछा था बेटा, आपने मना किया, चलो ठीक है मैं अब बना देती। जब वो बार बार अलग से आपको देखेगा मेहनत करता हुआ, तो वो थोड़ा सा अपने आप लो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है आई विल ईट। लेकिन ये हैबिट एक्चुअली शुरू से ही डेवलप होती है बच्चों में, ये नहीं खा रहा तो वो बना दो, ये मत डेवलप होने दीजिए। इससे बच्चे के अंदर सिवाय माल न्यूट्रिशन के कुछ नहीं होता। बच्चे में इतनी कमी आ जाती है कि वो जो खाने की कमी होती है वो उसके मेंटल लेवल में नज़र आती है, उसकी इंटेलिजेंस में, आईक्यू में नज़र आती है। कभी कभी अपने बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए कि आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इस तरह के जो कमेंट पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, रिमार्क्स जो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, बच्चे को बहुत बूस्ट अप करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है वो सब करने के लिए। और एक चीज़ ये होती है कि जब हम गुस्सा आता है तो हम बच्चों को बहुत बुरा भला बोल देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। होता ये है कि जब आप बुरा भला बोलेंगे तो आपको जवाब में आज नहीं मिलेगा तो कल परसों में वो सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी डेफिनेटली। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत प्लीजिंग साउंड, बहुत प्लीजिंग सी लैंग्वेज बच्चे के साथ रखिए, जितना आप प्लीज़ होंगे। लेकिन उस प्लीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इंफीरियर हो जाए उससे। हाँ ऑफ कोर्स, आज की मेजर प्रॉब्लम एक बच्चे ने ही पूछी है कि जब बच्चा कंप्यूटर या मोबाइल एडिक्ट हो जाए तो क्या किया जाए। देखिए मोबाइल का एडिक्शन तो ऐसा है कि आजकल तो पेरेंट्स को भी है, तो कायदे से तो देखा जाए तो ये सवाल बनता ही नहीं है पेरेंट्स का पूछने का। सबसे पहले खुद छोड़िए मोबाइल की आदत। और एक साइंटिफिक रिसर्च का एक छोटा सा पैसेज आया था जो मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जिस वक्त बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है उस वक्त पर्टिकुलरली जैसे ही आप उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं, उसकी बॉडी से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एक मर्डरर के मर्डर करते वक्त रिलीज होते हैं। इतना एंगर और इतना वॉयलेंस रिलीज होता है ऑल ऑफ सडन। इससे बेहतर है उसके पास पहले तो बैठिए, फॉर द टाइम बिंग वाला बता रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म भी बताऊंगी। उसके पास बैठिए आप, जैसे ही आप उसके पास बैठेंगे उससे पूछिए ये क्या है वो क्या है, धीरे धीरे, अच्छा दिखाना एक बार, थोड़ा सा आप लीजिए, तो धीरे धीरे वो जो हार्मोन रिलीज होने वाले होंगे वो रिलीज नहीं होंगे, फिर उसके हाथ से छूटेगा, थोड़ा सा छूटा, थोड़ा सा आपने देखा, थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हुआ, ऑल ऑफ सडन जब कट करते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म में भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल लिया और छुपा दिया। सबसे पहली चीज़ होती है कि उस बच्चे का जब इनिशियल पॉइंट होता है मोबाइल एडिक्शन का, उसको वहीं छुड़ाना चाहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। बात यह है कि बच्चा उस पर कर क्या रहा है। अगर वो कुछ इन्फॉर्मेटिव पढ़ रहा है तो भी एक हद के बाद उसको मना करिए, क्योंकि वो जो उसमें से रेज आती है, इतना छोटा सा देखना, आंखों पे बहुत जोर पड़ता है उन सब चीज़ों का। अब जब वो गेम्स में लग जाता है, पहली स्टेज पे ही आपके अंदर नॉक हो जाना चाहिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको मैं अभी से ही रोक दूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस वक्त वो फ्री होता है उससे दूसरे गेम्स में लगाइए। आप ही का बच्चा है वो, आपको ही करना है, कोई और कहीं से नहीं आएगा करना। वो साम दाम दंड भेद वाली जो चीज़ होती है तो पहले आप समझा के करिए। और ये एक्चुअली जो स्टेज है आजकल तो 3rd-4th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चा देखता भी वही है। फादर आते हैं बाहर से, आते ही मोबाइल, खाना एक साथ, बहुत बार बहुत से घरों में होता है, समझदार होते हैं वहाँ नहीं भी होता है, पापा मम्मी दोनों ही मोबाइलों में लग रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उससे बात करने के लिए कोई नहीं है। उस बच्चे के साथ बैठ के थोड़ा सा टीवी देख लिया। टीवी कम हार्मफुल है इन कंपैरिजन टू मोबाइल, ये सब रिसर्च में आ चुका है। टीवी थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं हम, अच्छी चीज़ें देखिए। अगर वो कार्टून देखता है तो आप भी कार्टून देखिए, थोड़ा सा कुछ वक्त निकालिए उसके साथ एंटरटेनमेंट करने का, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। और आप जानते हैं कि आपके बच्चे की क्या वीक पॉइंट है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होगा। बहुत से बच्चों को खाने का शौक होता है, अच्छी चीज़ बनाइए उनके लिए और ला के रख दीजिए, तो मोबाइल रख दो, खा लो, बनाई नहीं है उसमें। या कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, उनको बहुत क्लियर अप रख लीजिए। आप 2-3 आवर्स का आपका होमवर्क और पढ़ाई पूरी स्टडीज़ कर लीजिए, हाफ एन आवर मोबाइल ले लीजिए। और बच्चों को अलग से मोबाइल बिल्कुल मत दिलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जब तक बच्चा ट्यूशन 9th या 10th वाली ट्यूशन नहीं जा रहा तब तक उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले मोस्टली आप छोड़ के आते हैं या हम नियर बाई ट्यूशन पे भेजते हैं, तो मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। अलग से क्यों मोबाइल देते हैं? जब हम अलग से मोबाइल देते हैं बच्चों को, तभी उनमें दूसरी गलत चीज़ों को देखने की भी हम खुद ही चांस देते हैं आगे रह के, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। आप अपना मोबाइल रखिए, कोई बच्चों के साथ शेयर करिए, आप भी अपनी चीज़ मत छुपाइए। कोई अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी वैसी चीज़ आती है तो आप उसको हटा के रखिए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए रखें।
अपना मोबाइल भी थोड़े, ये कुछ टाइम की बात होती है कि आपको ये प्रिकॉशन करने हैं, आप भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो आपका बच्चा अपने आप लाइन पे रहेगा। पेरेंट्स को ही सेक्रीफाइस करना होता है बच्चे को अच्छी लाइन में लाने के लिए। अगर पेरेंट्स खुद ही एडिक्टेड हैं इन सब चीज़ों के तो वो कोई नहीं होते कहने के लिए, वो बच्चा पलट के आपको बोलेगा आप भी तो यूज़ करती हो मम्मी 3-3 घंटे 4-4 घंटे, आप कैसे मना कर रही हो मुझे, बोलते हैं बच्चे क्योंकि आजकल इस तरह की चीज़ें। हाउ टू कीप अवे, ओके रॉबर्ट, टिकटॉक तो वैसे भी चाइनीज ऐप है, आपको पहले ही डिलीट कर देना चाहिए था अब तक। तो हमारे इंडिया में तो कितने लोग हैं, मैं खुद भी थी टिकटॉक पे पहले, मैंने खुद ने हटा दिया टिकटॉक को हटा ही दीजिए। प्लस अगर आपको रखना है तो आजकल तो मोबाइल इतने अच्छे आ गए हैं, आप पर्टिकुलरली एक ऐप पे लॉक लगा दीजिए, कोई वो नहीं है उसमें ज़रूरी। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि टिकटॉक पे जो वीडियोस बनते हैं वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, वो भी अपने आप में बच्चे की एक आर्ट होती है, एक एंटरटेनमेंट होता है। बट द थिंग है उसको पोस्ट करना, फिर उसके पीछे पीछे भागना, शेयर करना, ये वो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत से बच्चों का एक्टिंग करके होता है, डांस करके होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है उसको डिसेबल कर दीजिए या उसको वहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका मोबाइल है, आप ही कर सकते हैं। ओके उषा मैम, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स टाइम नहीं है, उसको तो टाइम देना है। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल पेरेंट्स को तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। आजकल कोई पुराने ज़माने की फैमिलीज तो होती नहीं है कि 10-10 बच्चे हैं, लाइक दैट, एक बच्चा या 2 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं तो 3 बच्चे होते हैं। अगर हम खुद ही उनके लिए टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर हमने किसके लिए उनको दुनिया में लेके आए हैं, हम क्या सिखाएंगे उन्हें। पेरेंट्स को ही सेक्रीफाइस करना होता है, पेरेंट्स को ही वक्त देना होता है, और वो पेरेंट्स ही होते हैं जो उन्हें अपब्रिंगिंग के लिए अच्छे से अपब्रिंगिंग करते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और अच्छा कोई बच्चा निकल जाता है तो उसको कोई लोग ज़्यादा कुछ वो नहीं करते, लेकिन बुरा निकलता है तो सीधे के सीधे फैमिली पे ही आती है वो चीज़, चाहे वो बाहर रह के बिगड़ता होता है। लगाम रखना ज़रूरी है, लगाम को पकड़ना ज़रूरी है, उसे खींच के रखना ज़रूरी नहीं है। नज़र रखिए बच्चे पे, वक्त दीजिए। आप कितने भी जॉब वाले हैं, आपको कम से कम 1 या 2 घंटा तो बच्चे के साथ स्पेंड करना ही करना है, अगर आप उसको मेंटली एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। वो आपका बच्चा बिना आपके पढ़ तो लेगा, लेकिन जो दुनिया में रहने के तरीके हैं, लाइफ स्किल्स हैं, वो कतई नहीं सीख पाएगा वो। ओके, प्लीज शेयर द लिंक एवरीवन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन, प्लीज शेयर द लिंक। ओके, इफ अ चाइल्ड स्टार्ट अब्यूजिंग, हाँ बहुत से बच्चे देते हैं आजकल, बहुत कॉमन सी बात है। कई बार हम कुछ बच्चे, मतलब कहना चाहिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन गाली देना, अब्यूज़ करना बच्चों के ट्रेंड में एक स्मार्टनेस है, वो ट्रेंडी है जो बच्चा गाली देता है बहुत इजीली। एक्चुअली होता ये है कि एक तो गाली दे के बात आपस में करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक घर पे गाली का यूज़ करना, अब्यूजिंग लैंग्वेज घर पे यूज़ करना, मोस्टली इसके 2 रीजंस होते हैं जो जनरल देखने में है। या तो घर में एटमॉस्फेयर वैसा होता है कि वहाँ अब्यूजमेंट बहुत कॉमन बात है, कोई बुराई नहीं मानता उस चीज़ का, या ये होता है कि उस बच्चे का एंगर इस लेवल पे पहुँच गया है कि उसको गुस्सा आ रहा है। तो जानिए कि उसका एंगर इस लेवल पे क्यों जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ। हम पेरेंट हैं, हम टीचर्स हैं, हम लोग ही जान पाएंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा बाहर जाता है घर से या स्कूल आता है, स्कूल की चीज़ के लिए, स्कूल के वक्त के लिए आप टीचर्स से बात करें। मैं तो पर्टिकुलरली बीइंग अ टीचर हर टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों से, इस एज एडोलसेंट एज वाले बच्चों से बहुत पोलाइटली, बहुत फ्रेंडली बात करिए। फ्रेंडली का मतलब मैं फिर कह रही हूँ कि एक लो लेवल पे जाके फ्रेंडली नहीं, एक सीनियर होने के नाते फ्रेंडली बात करिए कि वो आपसे कंसल्ट करे, वो आपसे चीप जोक्स मारे आपके ऊपर, वो वाला फ्रेंडशिप नहीं। आप खुद उनसे फ्रेंडली रहिए, उनसे पूछिए, और ये एक बार आप अप्लाई करके देखिए। सब टीचर, सब पेरेंट्स से कहती हूँ मैं तो कि आप इसको अप्लाई करके देखिए, आप उस बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज महसूस करेंगे। आपको खुद को लगेगा कि हाँ शायद ये मुझसे गलती हो रही थी कि मैं इससे इस तरह से बात कर रहा था, इसीलिए ये बच्चा मुझे ऐसे रिप्लाई दे रहा था और मैंने इसकी इमेज अपने माइंड में बिगाड़ रखी है बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए कोई भी है तो वो बच्चे ही, देखिए आपसे तो छोटे ही हैं, आप ही हैं पेरेंट और टीचर। सोसाइटी में 2 ही लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और जितना मुझसे होता है इस चीज़ को लेके मैं करती हूँ कि जिन बच्चों को जब सपोर्ट चाहिए उस वक्त कोई मौजूद होना चाहिए, हर वक्त कोई डंडा या तलवार लेके उनके आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सेम लेवल पे कोई बुराई नहीं करता। कई बार हमारा
समझने का तरीका भी गलत हो जाता है। कई बार हम सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं इसने तो ऐसे ही किया होगा। नहीं, जड़ में जाइए, बात की रूट में जाइए कि रूट क्या है। अगर रूट सही है कि हाँ इस रूट को काट देना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, तो उस रूट को ख़त्म करिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बच्चा ही उससे डील नहीं कर पाता उस प्रॉब्लम से, तो उसे डील करना सिखाइए। हम बड़े हैं, हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उस बच्चे को लाइफ स्किल्स दें, उसको सिखाएं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है इन प्रॉब्लम्स के साथ। ओके एवरीवन, नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलसेंस we can discuss once again. Now I am going to give you some basic tips about geography for a few minutes. If you have any problem, you can ask. Are you able to see this map of India, everyone? Just show me your thumb. I think you people are able to see. If you have any query, you can ask. And once again, I am requesting all of you to please share the link. ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए। अभी भी टाइम है, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको चीज़ें। ओके, नाउ दिस इज द बेस ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री। ओके, आर यू एबल टू सी? नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में सबने पढ़ा होगा। ये एक तरह का लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब पे, जो कि हेल्प करती हैं हमें किसी भी एरिया का, एक तरह से हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, एड्रेस मालूम करने के लिए, उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए। ओके अभिषेक, you can see. Please share the link everyone. Now these are the extent of India, latitudinal and longitudinal. Latitudinal extent की अगर हम बात करते हैं, then it is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. ओके, ऊपर अगर हम नॉर्थ की तरफ जाके देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल में आप देखिए 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ का एक्सटेंड है। हम अगर बोलें कि इंडिया किस जगह पे कैसा है ग्लोब के ऊपर, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया तो सॉरी दिस इज लैटिट्यूडनल, आई एम सॉरी, एंड ये दोनों लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। इस डिग्री से इस डिग्री तक लगभग ये 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, यहाँ भी लगभग 30 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है, या 30 डिग्री का हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर करता है ये। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस एक्चुअली है कितना। ओके, सो यू कैन सी, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस देखें जम्मू टू कन्याकुमारी, तो आप ये देख सकते हैं इट इज़ 3214 किलोमीटर्स। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं देन इट इज़ 2933 किलोमीटर्स। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब डिग्रीज लगभग बराबर है, 30 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये मैं भी आपको बताऊंगी इसके बाद में। ओके, नाउ ये डिग्रीज हमेशा आपके काम आएंगी, ये आपको याद रखनी है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिग्री, ये आपके सब एग्जाम्स में आती है, 9 से लेके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक भी आती हैं ये सब चीज़ें। ओके, ओके, थैंक यू कृतिशा, दैट्स वेरी नाइस टू सी यू। लेट हो गई। एंड खुशबू बंजारा, ओके, नाउ these are the basic things which you have to face in your different competitive exams, and later on including I'll add up something like, अगर हम बात करते हैं इंडिया की टोटल बाउंड्री का पेरीमीटर क्या है, कितना है, इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है, देन इट इज 2716 किलोमीटर्स पूरी बाउंड्री। गॉट इट? एंड अगर हम इसको देखते हैं कि हमारी ये वाटर बाउंड्री कितनी आ रही है including our island groups, then okay, now just see, water boundary हमारी आती है 7516 किलोमीटर्स, लैंड बाउंड्री है हमारी 15,200 किलोमीटर्स, नेबरिंग कंट्रीज हमारी 9 है जिसमें से
7 कंट्रीज तो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, 2 कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव समवेयर हेयर डाउन, वो हमारी वाटर बाउंड्रीज शेयर करती हैं. ओके, we will be winding up this session after 10 to 20 minutes. I request all of you to share the link of this one. और जितने पेरेंट्स को भेज सकें भेजिए, जितने स्टूडेंट्स को और भेजिए. अभी लाइव नहीं आ पाए कुछ लोग, लेकिन जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है इस वक्त, वो लोग इस लिंक को अभी भी शेयर करिए आगे से आगे. बाद में भी आप खुद भी इसको बार बार व्यू करिएगा, क्योंकि इसमें जो सजेशंस हैं वो आपके काम आएंगे, पर्टिकुलरली फॉर कैरियर गाइडेंस स्पेशली. एंड इसमें एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है नीचे, नेक्स्ट सेशंस के लिए आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन किसका है, क्या है. और अभी भी जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें ज्वाइन कराइए, इस लिंक को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. मैं थोड़ा सा पोर्शन और बता देती हूँ आपको. देन वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. इंडिया के आसपास 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के. किसी को पूछना है? ओके, सारा समा गुड. Okay, Robert, Tropic of Cancer. Robert, please give me your actual name. The Tropic of Cancer passes through 8 states in India. This. Okay, good, very good. Is it 8 or 9? Just check it. Okay, now the last topic which we were discussing कि ये जब 30 डिग्री का डिफरेंस है तो इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है ज़्यादा. द रीज़न इज, एक सिंगल 2 लाइनों में मैं बता देती हूँ. जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ऊपर से नीचे आते में बीच में ब्रॉड होते हैं और बाद में वो पतले हो जाते हैं. मैं आपको बताती हूँ एक बार छोटा सा ड्रॉ करके. जस्ट सी, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. जो लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे आता है वो यहाँ आके मिल जाता है, लाइक दैट. ऊपर का डिस्टेंस इसका कम होता है, नीचे का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और लास्ट में जाते जाते फिर कम हो जाता है. लेकिन ये चीज़ लैटिट्यूड्स पे अप्लाई नहीं होती. लैटिट्यूड्स जितने भी हैं उन सब के बीच में एक कॉमन डिस्टेंस है 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. इट इज़ 110 पॉइंट्स में है ये डिफरेंस आता ही आता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है. जितना आप पोल की तरफ जाएंगे उतना यहाँ पे डिस्टेंस कम होता जाएगा, जितना आप बीच में आएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. इसी वजह से ये डिफरेंस आता है. जबकि डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के, लैटिट्यूड के हिसाब से या लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो डिग्रीज में बराबर है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है लॉन्गिट्यूड में कि लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कहीं कहीं बहुत कम भी हो जाता है और बीच में भी उतना नहीं है. बीच में भी 69 या ऐसे किलोमीटर्स का डिस्टेंस आता है, जबकि लॉन्गिट्यूड में 111 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता ही आता है. वो सेट है. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क युग मेहता, नो प्रॉब्लम. ओके, युग को सब समझ में आता है मैप में. युग, प्लीज मेंशन योर क्लास प्लीज. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो. ये वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहेगा इसी जगह, इसी चैनल पे. आप इसको और ज़्यादा शेयर करते जाइए जितना हो सके, और अपने जितने भी घर पे जो एडोलसेंट बच्चे हैं उनको भी दिखाइए. पर्टिकुलरली कैरियर गाइडेंस के लिए अगर बात है तो वो इनको यहाँ पे पूरी डिटेल है. मैं एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं शेयर करूँगी लिंक आपको इसके साथ में. और जितना हो सके लाइक करिए इसको, जितना हो सके इस लाइव सेशन को भी लाइक करिए, बाद में वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी करें. हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आप लोग सभी जिनको भी आप लिंक सेंड करते हैं उनसे भी कहिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थोड़े से इस पर कमेंट्स और बढ़ाइए. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट में वापस बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई करूँगी आप लोगों को. और आपके यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रेजेंट हियर, जो अभी हैं, जो पहले थे, उन सबका मैं एक बार बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस सेशन में आए, उन्होंने क्वेश्चन भी पुट अप करे. और अगर आई विश कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. पेरेंट्स को कोई क्वेरी है तो ज़रूर करिएगा. और शुक्रिया बहुत बहुत. थैंक्स अ लॉट.